Chapter 5 GST, Levy and collection of GST. GST is a major tax source revenue for the government. It is an indirect tax. And don't talk. Levy is based on the taxable event. Every act has a taxable event. I told you. At the taxable event in GST is supply of goods and services. But collection is not possible at the time of levy because a businessman makes sale or supply of goods at different points of time in a day. And it is a usual course of action for him. Every day he is making supply of goods and services. So collection is made at a later date. And the period of collection is 1 month. So for the month of January, tax is payable by 20th February. For the month of February, tax is payable by 20th March. Right? So in this act is applicable to whole of India. And there are 4 important laws which has been made in GST. One is IGST Act, second is CGST Act, third is State GST Act, and fourth is Union Territory GST Act. And you also know there are 4 types of taxes: IGST, CGST, SGST, and UTGST. Then come to paragraph 5.4. Commodities kept outside the purview of GST. Permanent exclusion, you know. In Constitution it is specifically written alcoholic liquor for human consumption is outside the purview of GST. तो वो एक तरह से परमानेंट एक्सक्लूजन है. अगर उसे गवर्नमेंट कहेगी कि इसे हमने लाना है जीएसटी के परव्यू में, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में बिल पास करना होगा इसको लाने के लिए. पर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो अल्कोहलिक लीकर को जीएसटी में लेकर आए. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू उसका अल्कोहलिक लीकर से आएगा. देन टेम्परेरी एक्सक्लूजन में आपके पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो जीएसटी के एम्बिट में तो है, कवर्ड है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया. तो वो गवर्नमेंट जब मर्जी चाहे लगा सकती है. Then paragraph 5.6.1 इंटर स्टेट सप्लाई, यू नो वेरी वेल. आपको समझाया था मैंने इंटर स्टेट सप्लाई कब कहते हैं. यस, कब कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई? नो, आपको मैंने दो चीजें बताई थी, या नोट कर लो. लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. कोई भी गुड्स की सप्लाई में एक रिसिपिएंट होता है, एक सप्लायर होता है, और एक गुड्स की डिलीवरी होती है. तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. आपको 2 चीजें कौन सी ध्यान में रखनी है? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई. लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट का हम देखेंगे कहां पे यूज होगा. तो ये 2 चीजें, अगर सप्लायर की लोकेशन और सप्लाई का प्लेस ये दोनों अलग अलग स्टेट में है तो हम उसे कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई. राइट? और आईजीएसटी एक्ट में लिखा है मैक्सिमम टैक्स रेट आपका 40% हो सकता है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने मैक्सिमम रेट लगाया 28%. सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट है 20%, जो अभी तक एप्लीकेबल है 14%. और आपको ये भी बताया था मैंने, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है. अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्लेस ऑफ सप्लाई किसे कहेंगे और लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां मानेंगे.
इसी में देखिए आगे पेज नंबर 112 पर गिवन है, आपको बताना है कौन सी टाइप ऑफ सप्लाई है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वरद ऑफ दिल्ली टू मिस्टर कैलाश ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर भी दिल्ली का है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी वो दिल्ली में ही कर रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये हर एक केस टू केस पे आपको देखना पड़ेगा। सेकंड में लिखा है रमन ऑफ मुंबई प्रोवाइडेड सर्विसेज टू भूषण ऑफ पुणे। तो दोनों सिटी तो अलग अलग है लेकिन स्टेट सेम है, तो इसलिए ये क्या मानी जाएगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और ये आपको पता ही है जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है उस पर आधा क्या लगता है CGST और हाफ क्या लगता है SGST, या यूनियन टेरिटरी है तो UTGST। इसके आगे आ जाओ पैरा नंबर 5.6.3 GST ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, एक्सपोर्ट हम किससे कहते हैं, जब हम गुड्स को बाहर सप्लाई करते हैं इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर का मतलब इंडिया के टेरिटोरियल वाटर से भी बाहर। और उस केस में एक्सपोर्ट के अंदर सिर्फ ये नहीं कि सप्लाई होनी चाहिए बाहर, आपको जो पेमेंट आनी है वो आपकी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आनी चाहिए। कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज होती है US डॉलर, UK पाउंड, यूरो और जापानीज येन, और वो भी विद इन टाइम लिमिट आ जाना चाहिए, 6 मंथ्स के अंदर इंडिया में आ जानी चाहिए। और एक्सपोर्ट करने के लिए पहले आपको लेना पड़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, और साथ में GST पे अगर आप चाहते हैं कि GST ना लगे एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड सप्लाई, तो फिर आपको एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हर साल मार्च में, जैसे महीना चल रहा है मार्च में आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, राइट। उसमें लिखना होता है कि हम गुड्स को विदाउट GST सप्लाई करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसी तरह आप अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को गुड्स सप्लाई करते हैं तो वो भी माना जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। इसके बाद आ जाओ GST ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट्स का मतलब है गुड्स या सर्विसेज को इंडिया में लाना। इंडियन टेरिटोरियल वाटर के अंदर भी आ गया तो भी उसको हम इंपोर्ट मानते हैं, और उसको भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। और उसके ऊपर कोई भी गुड्स को अगर आप इंपोर्ट करते हैं या सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि उसके ऊपर हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। कस्टम ड्यूटी भी कई तरह की होती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और कुछ सेसेस भी लगते हैं। तो उनमें से एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है ना वो भी खत्म हुई है, उसकी जगह पे अब GST लगता है। तो कस्टम्स की तो ड्यूटीज लगेंगी, कस्टम एक्ट भी आपने पढ़ना है बाद में, और साथ में आपको GST भी देना होगा इंपोर्ट करने के ऊपर। और वो कौन पे करेगा, रिसिपिएंट, जो इंडिया में इंपोर्टर है वो पे करेगा। तो इसका मतलब जब वो इंपोर्ट करेगा और GST पे करेगा तो वो उसका क्या बन जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रिसिपिएंट है गुड्स का वही GST पे करेगा और वो उसका क्या बन जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और बाद में जब वो उन गुड्स की सेल करेगा उसके ऊपर वो एडजस्ट कर सकता है। समझ में आया कुछ आपको, नहीं समझ में? सपोज करो आपने 1 करोड़ रुपए के गुड्स बाहर से मंगाए, नोट करो,
1 करोड़ के ऊपर आपने 20% कस्टम ड्यूटी दी, 20 लाख रुपए। साथ ही साथ आपको सपोज करिए आपने 18% उस पर जीएसटी भी देना है, कितना हो गया 18 लाख। तो आपके गुड्स की कॉस्ट हो गई 1 करोड़ 38 लाख, राइट। तो इसमें से जो 18 लाख है वो आपने एज इंपोर्टर पे किया, तो वो आपके जीएसटी की साइड पे जब आज आप जाएंगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक लेजर के अंदर वो क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट 18 लाख। समझ रहे हो? मतलब ये होते ना दो तरीके, अगर आपने किसी से माल खरीदा या तो आप उसको दोगे जीएसटी, या आपने खुद पे कर दिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, दोनों केस में आपको इनपुट मिलना है ना। तो आप चाहे सप्लायर को पे करो जीएसटी, चाहे गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर दो, बात तो एक ही है। तो उसका आपको मिल जाएगा क्रेडिट। और जब आप वही गुड्स सेल करोगे, आपने वही गुड्स 2 करोड़ के सेल कर दिए, तो 2 करोड़ पे जीएसटी लगेगा 36 लाख। उसमें से 18 लाख आप पे कर ही चुके हो पहले से, तो बाकी 18 लाख ही आपको पे करना होगा। समझे आप? तो इस तरह से हमारा आउटपुट जीएसटी पर इनपुट जीएसटी एडजस्ट हो जाता है। तो इस पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसमें आ जाओ कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो अपनी कॉपी में, सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन होता है एम्पावरिंग सेक्शन, जो गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो जीएसटी लगा सकती है, राइट। तो ये चार्जिंग सेक्शन है 9(1) और 9(2). 9(1) में क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। इस ये अगर लाइन आपको, इसका मतलब क्या होता है कि 9(1) ज्यादा पावरफुल है या 9(2) ज्यादा पावरफुल है। जब 9(1) में ये लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, सो दैट मीन्स 2 इज मोर इम्पोर्टेंट, 2 मोर पावरफुल है। अगर 1 और 2 में कोई डिफरेंस है तो 2 की चलेगी, 1 की नहीं चलेगी। समझ गए? तो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, देयर शैल बी लेविड and collected, there shall be levied a tax called CGST on all intra-state supplies of goods and services, or both, except on supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 and at such rates not exceeding 20%, as may be notified by the government on the recommendation of the council, and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person। तो इसको टुकड़ों में बांट लो, अलग अलग पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या कहता है कि सेक्शन 2 को पहले ध्यान में रखना है। उसके बाद कहता है टैक्स लगाया जाएगा सीजीएसटी के नाम से, किसके ऊपर? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, लेकिन अल्कोहलिक लिकर के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। और किस वैल्यू पे लगाया जाएगा? वो वैल्यू सेक्शन 15 में डिसाइड होगी। और किस रेट से लगाएगा? वो रेट आपका 20% से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये सीजीएसटी की बात कर रहे हैं। सेम बात एसजीएसटी में लिखी होगी, तो 20 और 20 40 हो गया ना। और वो रेट गवर्नमेंट बताएगी, किसकी रिकमेंडेशन पे? काउंसिल की रिकमेंडेशन पर। और वो देना होगा रूल्स के अनुसार, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब रूल्स के अनुसार। और वो देगा कौन? टैक्सेबल पर्सन। इज इट क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तब ये सेक्शन 9(1) कंप्लीट होगा। और 9(2) में क्या लिखा है? सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, natural gas and aviation turbine fuel shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council। तो वो अभी तक तो डेट आई नहीं है, 8 साल होने वाले हैं। तो 9(1) क्लियर है आप लोगों को? तो ये इसको हम कहते हैं एम्पावरिंग सेक्शन या चार्जिंग सेक्शन। अब इसके बाद 9(3) और 9(4) भी इंपॉर्टेंट है। 9(3) और 9(4) में रिवर्स चार्ज के बारे में बताया गया।
कि कुछ केसेस में जो जीएसटी है वो आपको रिसिपिएंट को देना होगा, उस केस में सप्लायर की ड्यूटी नहीं होगी, किसकी ड्यूटी होगी? रिसिपिएंट की ड्यूटी होगी। और सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में बताया गया ईसीओ की ड्यूटी, कि ईसीओ को जीएसटी पे करना होगा सर्विसेज के ऊपर। ये मैं पढ़ देता हूँ सेक्शन 9(5). द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ विच shall be paid by the ECO if such services, goods नहीं है यहाँ पर, if such services are supplied through it and all the provisions of the act shall apply to such ECO as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to supply of services। तो पहले तो ये बताइए ECO पता है आपको कौन होता है? एग्जाम्पल पता है कोई? उबर, ओला और ओयो हो गया, अमेजोन हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया। तो अभी लेकिन सेक्शन 9(5) में बात हो रही है उन ईसीओ की जिनके थ्रू या जो खुद सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो सर्विसेज में मेक माई ट्रिप, ओला, उबर आ गए, आपको सर्विसेज मिलती है, राइट। तो उस केस में आप देखो, जैसे ओला की बात करें, उबर की बात करें, उसमें आपको टैक्सी सर्विस मिलती है। उसमें जो टैक्सी के ओनर्स हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, ज़्यादातर ड्राइवर ही होते हैं ओनर्स, तो वो तो बहुत सारे हो गए और उनकी पूरे साल में 20 लाख भी नहीं होने वाली सर्विसेज की वैल्यू। उन लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों के ज़रिए जो कमाई हो रही है वो छुप ना जाए, तो उसके लिए उन्होंने ईसीओ की ड्यूटी लगा दी कि उसके ज़रिए जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उन सबके टैक्स की लायबिलिटी उसकी है, उन सबके जीएसटी की लायबिलिटी ओला उबर की है, ईसीओ की है। तो जो लोग उसके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टैक्सी वाले, उन लोगों को यहाँ पे माफ़ी दे दी कि उन लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, राइट। अब मेक माई ट्रिप पर आप देखते हैं होटल्स की बुकिंग करते हैं, तो मेक माई ट्रिप की ड्यूटी है कि वो जीएसटी पे करेगा। जितने भी होटल्स के कमरे उसके थ्रू बुक हो रहे हैं, जितने भी ट्रेन की टिकट्स की कमीशन ले रहे हैं, एरोप्लेन्स की ले रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी देने की जिम्मेवारी मेक माई ट्रिप की है। अब ये मेक माई ट्रिप की मर्जी है कि वो होटल वालों को कह सकते हैं कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे तभी हम करेंगे, ठीक है। अदरवाइज होटल ओनर्स की यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं है। हाँ, उनकी अगर अपनी टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा है, रेवेन्यू, होटल्स का रूम रेंट, तो फिर उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। समझ में आ गई बात? लेकिन उस केस में भी जिम्मेवारी किसकी रहेगी? जितनी बुकिंग ईसीओ के जरिए हो रही है, मेक माई ट्रिप के जरिए हो रही है, उसमें मेक माई ट्रिप की ही जिम्मेवारी है। बाकी जो होटल खुद कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी। क्लियर? ईसीओ का मैकेनिज्म तो आपको क्लियर है। पेमेंट सारी ईसीओ के पास जाती है, वो अपनी कमीशन काट के पेमेंट आगे होटल वालों को देगा या टैक्सी ड्राइवर्स को देगा। इसके आगे जो पेज नंबर 119 पर, पर्सन्स लायबल टू पे जीएसटी इन केस ऑफ ईसीओ। अगर ईसीओ इंडिया में लोकेटेड है तो ईसीओ की जिम्मेवारी है, और अगर ईसीओ इंडिया में लोकेटेड नहीं है, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है, तो उस केस में उसको यहाँ पर एक पर्सन डेजिग्नेट करना होगा जो उसके यहाँ पे जीएसटी पे करेगा, उसका ऑथोराइज्ड पर्सन होगा, राइट। तो लेवी एंड कलेक्शन में एक चीज समझ में आ गई आपको। सबसे पहले जिम्मेवारी किसकी है जीएसटी देने की? एक सप्लायर ऑफ गुड्स की। सप्लायर कहाँ से देगा? वो रिसिपिएंट से लेगा कि नहीं लेगा? सप्लायर जो ने आपको 1 लाख रुपए का माल बेचा तो साथ में इसने 18% जीएसटी भी लगाया, तो आपकी जेब से कितने निकले? 1,18,000। वो 1,18,000 रुपए में से 18,000 वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा।
समझ रहे हो कि नहीं बात को? लेकिन कुछ केसेस में उसने ड्यूटी लगा दी रिसिपिएंट की अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो नोट कर लो, 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, वो याद रखने हमेशा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मीन्स वेयर liability to pay GST is casted on the recipient of goods and services. Recipient of goods and services. Supplier is exempted from registration as well as payment of GST. Supplier is exempted from registration as well as payment of GST. In this case, recipient pays GST on purchases made by him. Recipient pays GST on purchases made by him and he claims such GST as input GST and he claims such GST as input GST in electronic credit ledger. In electronic credit ledger. This will be adjusted on supplies. This will be adjusted on outward supplies. This will be adjusted on outward supplies made by recipient. Towards output GST. Towards output GST. समझ में आ गई बात आपको? 4 बातें लिखवाई मैंने कि इस केस में रिसिपिएंट को GST देना है अपनी परचेज के ऊपर। सप्लायर को माफ कर दिया गवर्नमेंट ने, ना रजिस्ट्रेशन कराना ना GST देना। तीसरा, वो उस GST को अपना इनपुट GST क्लेम करेगा। और चौथा, जब वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई करेगा मतलब सेल करेगा तो उस पर वो इनपुट GST को आउटपुट GST में एडजस्ट कर सकता है। क्लियर? अब इसमें एग्जांपल्स लिख लो, कौन कौन कवर्ड है RCM में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन कौन कवर्ड है। एक तो एडवोकेट्स, लॉयर्स। नंबर 2, पर्सन्स कैरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर लो, पर्सन्स कैरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और तीसरा, इंपोर्टर्स। दिस इज क्लियर? अब GST के रेट्स क्या है वो आगे देखो, पेज नंबर 120 पर गिवन है। मेजर 4 रेट्स हैं, 5, 12, 18 और 28। पर डायमंड्स के ऊपर रेट है 0.25% और गोल्ड के ऊपर रेट है 3%। फिर उसको भी आधा आधा कर लो इंटरेस्ट रेट में। इसके बाद हमने पहले डिस्कस किया था कंपोजिट सप्लाई, जहां पर एक सप्लाई गुड्स की प्रिंसिपल सप्लाई होती है। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा GST का वो पूरी वैल्यू पर लगेगा। कंपोजिट सप्लाई में वैल्यू एक ही होती है और मिक्स सप्लाई में आइटम्स अलग अलग होती है, सबके रेट अलग होते हैं। कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस केस में जिस भी आइटम का मैक्सिमम रेट होगा वो रेट पूरी वैल्यू पर लगेगा, वो रेट आपका पूरी वैल्यू के ऊपर लगेगा। क्लियर? तो ये 5.12 तक कंप्लीट है आपका। इसको आप खुद स्टडी करना, जो डाउट हो गए पूछ लेना, ठीक है।